हेलो व्यूअर्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिलैक्सेशन जो कि अभी गवर्नमेंट ने लाया है 17 जून को फॉर्म्स CHG1 और CHG9 को लेके। इनके टाइम लिमिट्स को रिलैक्स किया गया है और लेट फीस को एक तरह से वेव किया गया है पर्टिकुलर पीरियड के लिए। तो क्या है रिलैक्सेशन, कब एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल नहीं है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं फटाफट। सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड डिस्कस करना चाहूँगा कि CFSS हम जानते हैं, कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम आया, जिसमें ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द फॉर्म्स के लिए रिलैक्सेशन दी गई थी और इसमें हमें लेट फीस का वेवर मिला था। बट इसमें कुछ फॉर्म्स कवर नहीं थे। कौन से फॉर्म्स थे वो? फॉर्म SH7 कवर नहीं था। चार्जेस के फॉर्म्स यानी कि CHG1, CHG9, CHG8 और CHG4 ये भी CFS स्कीम में कवर्ड नहीं थे। तो इन पे लेट फीस टाइम लिमिट एक्सटेंशन नहीं हुआ था। फिर मांग उठी कि नहीं, चार्जेस को लेके भी रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। तो उन मांगों को देखते हुए गवर्नमेंट ने 17 जून को एक नया सर्कुलर इशू किया। उसके थ्रू एक स्कीम लाई, सिर्फ 2 फॉर्म्स के लिए स्कीम लाई है, फॉर्म्स CHG1 और CHG9 के लिए। CHG1 किसके लिए होता है? रजिस्ट्रेशन या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज अदर देन डिबेंचर्स के लिए, और CHG9 होता है फॉर डिबेंचर्स के लिए इंक्लूडिंग रेक्टिफिकेशन। ये फॉर्म्स हमें नॉर्मली फाइल कब तक करने होते हैं? विदिन 30 डेज ऑफ क्रिएशन या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, और लेट फीस के साथ वो 120 डेज तक भी फाइल करने के अलाउ हो जाते हैं। तो दोनों काफ़ी सिमिलर है, बस CHG1 है अदर देन डिबेंचर्स नॉर्मल केसेस में, और CHG9 डिबेंचर्स के केसेस में है। तो नॉर्मली हम स्मॉल कंपनीज के लिए CHG1 भरते हैं जब भी हमें कोई लोन सैंक्शन होता है, उस पर कोई चार्ज क्रिएट करना होता है, चाहे वो फिक्स्ड या फ्लोटिंग चार्ज हो। तो इसमें लेट फीस क्या है, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि अगर आपने अप टू 30 डेज फाइल कर दिया तो नॉर्मल फीस लगेगी, और 30 डेज का डिले हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 में 3 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस जो है वो आपको एडिशनल फीस लगेगी। टोटल 4 टाइम्स हो गया आपका फीस। अदर देन स्मॉल कंपनी और अदर देन OPC के केस पे 6 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस जो है आपकी एडिशनल फीस होगी। वैसे ही मोर देन 30 डेज एंड अप टू 90 डेज आपका डिले हुआ, यानी ओवरऑल आप देखेंगे 90 डेज अगर डिले हुआ तो ओवरऑल 120 डेज का टाइम यहाँ पे दे दिया गया है। तो उस केस में जो फीस लगेगी वो यहाँ पे दिया हुआ है 3 टाइम्स प्लस एक परसेंटेज जो है सिक्योरिटी का चार्ज का, उस टाइप से यहाँ पे स्पेसिफाई किया एडिशनल फीस को। तो ये आप रीड कर सकते हैं, ये ओवरव्यू के लिए मैंने जस्ट दिया है। तो अब हम बात करते हैं स्कीम के बारे में। इस स्कीम का नाम दिया गया है स्कीम फॉर रिलैक्सेशन ऑफ टाइम फॉर फाइलिंग फॉर्म्स रिलेटेड टू क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। पर्पस क्या है? CHG1 और CHG9 के फॉर्म्स के लिए डिले को कंडोन करना। डेट ऑफ इफेक्ट क्या है? 17 जून से, क्योंकि जिस दिन सर्कुलर इशू हुआ उस दिन से वो इफेक्ट में आएगा, ऐसा लिखा हुआ है। स्कीम क्या है? यही पूरा का पूरा स्लाइड है जिसमें पूरी स्कीम एक्सप्लेन्ड है क्लियरली। इसको हम ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे। सबसे पहले एप्लीकेबल है CHG1 और CHG9 के लिए। डेट रेंज क्या है जिसके लिए ये एप्लीकेबल है? डेट रेंज हमें देखना है। सबसे पहले डेट ऑफ क्रिएशन या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज कब फॉल कर रहा है? 2 डेट्स हैं, 1 मार्च 2020, 30 सितंबर 2020। सिचुएशन 1 ऐसा है कि आपका क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज जो है, आप यहाँ टाइमलाइन पे भी साथ साथ में देख सकते हैं। चार्ज जो क्रिएट या मॉडिफाई हुआ है वो 1 मार्च के पहले हुआ है, किसी भी डेट में हुआ था, 1 मार्च के पहले हुआ था। लेकिन उसकी टाइम लिमिट जो है एज पर लॉ वो एक्सपायर नहीं हुई है अप टू 1 मार्च 2020, यानी 120 डेज का हमने टाइम लिमिट देखा है, अलाउड है इंक्लूडिंग लेट फीस का। तो वो 1 मार्च तक एक्सपायर नहीं हुआ है वो टाइम लिमिट। ये हमारा सिचुएशन 1 हुआ। सिचुएशन 2 क्या है कि जो हमारा डेट ऑफ क्रिएशन या मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज है वो 1 मार्च के पहले तो आया ही नहीं था, वही फॉल कर रहा है 1 मार्च और 30 सितंबर के बीच में। यहाँ पे आप देखेंगे 1 मार्च 30 सितंबर, इसके बीच में कहीं डेट ऑफ क्रिएशन या मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज फॉल कर रहा है। तो ये 2 केसेस में एलिजिबल है, ये स्कीम एप्लीकेबल है। रिलैक्सेशन क्या दिया गया है? सिचुएशन 1 में चार्ज आपका पहले क्रिएट हो गया था, टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं हुआ है, तो टाइम लिमिट कैलकुलेट करने के लिए 1 मार्च से लेके 30 सितंबर तक का टाइम को एक्सक्लूड किया जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा। तो काउंट किसे किया जाएगा? आप यहाँ टाइमलाइन पे देख सकते हैं। जो 1 मार्च के पहले तक आपका जो टाइम इलैप्स हो गया फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज वो काउंट होगा। 30 सितंबर तक कोई टाइम काउंट नहीं होगा। और अगर उसके बाद भी आपका 30 सितंबर तक भी फाइल नहीं हुआ है तो 30 सितंबर के बाद जो 1 अक्टूबर से आपका
टाइम इलैप्स होगा अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग, उतने दिन को काउंट किया जाएगा। इस बीच के पीरियड को काउंट नहीं किया जाएगा फॉर कैलकुलेटिंग टाइम लिमिट एज वेल एज फॉर कैलकुलेटिंग एडिशनल फीस। सिचुएशन 1 ये हुआ। सिचुएशन 2 क्या है, बीच में कहीं आपका डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज या मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज फॉल कर रहा है उस पीरियड के, तो 30 सितंबर तक आपकी काउंटिंग नहीं मानी जाएगी, कोई डेट नंबर ऑफ डेज काउंट नहीं किया जाएगा। 1 अक्टूबर से आपकी काउंटिंग चालू होगी नंबर ऑफ डेज के लिए, और उसके हिसाब से आपका टाइम लिमिट डिसाइड होगा और आपका एडिशनल फीस भी उसी हिसाब से डिसाइड होगा। तो ओवरऑल स्कीम काफ़ी सिंपल है। एक एग्जांपल मैं सिचुएशन 1 के लिए लेना चाहूँगा। सपोज कीजिए हमारा डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज था 25 फरवरी 2020। तो उस केस में हमें शुरू में कितने दिन इलैप्स हो गए, 26, 27, 28, 29, 4 दिन। और अगर हम 30 सितंबर तक फाइल कर दिए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 4 दिन यानी विदिन 30 डेज हो गया। 30 सितंबर के बाद हमने समझ लो 1 नवंबर को फाइल किया, तो अक्टूबर का पूरा टाइम इलैप्स हो गया, यानी 1 अक्टूबर से हम काउंटिंग करेंगे 31 डेज है अक्टूबर में, 31 प्लस हमारा शुरू का 4 डेज था, तो टोटल 35 डेज हुए। इस तरीके से काउंटिंग होगी, उसी के अकॉर्डिंग एडिशनल फीस भी कैलकुलेट होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कीम जो कि अभी रिलैक्सेशन का आया है CHG 1 और CHG 9 को लेके। इनएलिजिबिलिटी हम डिस्कस कर लेते हैं, एकदम सिंपल है। पहली इनएलिजिबिलिटी तो ये है कि आपका सर्कुलर आने के पहले ही, ये स्कीम आने के पहले ही आपने इसको फाइल कर दिया है, तो जो फाइल किया था उसमें जो भी आपको लेट फीस लगी थी वो अभी कोई माफ़ नहीं हो रही है, उस पर अब एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, आपका टाइमलाइन जो है वो 1 मार्च के पहले ही एक्सपायर हो चुका है। जो 120 डेज का टाइमलाइन है इंक्लूडिंग लेट फीस वाला, वो आपका 1 मार्च के पहले अगर एक्सपायर हो चुका है तो ना आपका सिचुएशन 1 में कवर हो रहा है ना सिचुएशन 2 में कवर हो रहा है, तो आप एप्लीकेबल नहीं हो। तीसरा, जहां आपका एक्सपायर तो नहीं हुआ था टाइमलाइन, बट फ्यूचर में जाके भी आप फाइल नहीं कर रहे हो और जो भी काउंटिंग नंबर ऑफ डेज है उसके हिसाब से भी 120 दिन एक्सपायर हो जाता है, तब भी ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। और चौथा, फॉर्म CHG 4 के लिए तो ये स्कीम है ही नहीं, यानी कि सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के लिए। शुरू में हमने डिस्कस किया CHG 1 और CHG 9 के लिए ही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द recent scheme declared by the government for relaxation of time limit relating to CHG 1 and CHG 9. I hope this video was useful for you. I've also created a course for professionals on Udemy related to company filings. इसका नाम मैंने दिया है प्रैक्टिकल अप्रोच टू कॉर्पोरेट कंप्लायंस, क्योंकि इसमें मैंने प्रैक्टिकली कंपनी के फॉर्म्स कैसे फाइल करने होते हैं, किसी भी एक छोटी कंपनी के पूरे लाइफ साइकिल के दौरान, चाहे वो इनकॉर्पोरेशन हो, वाइंडिंग अप हो, एनुअल फाइलिंग्स हो, चार्ज रिलेटेड फाइलिंग्स हो, डायरेक्टर रिलेटेड फाइलिंग्स हो, सारे फॉर्म्स को डिस्कस किया है शॉर्ट वीडियोज में। ओवरऑल सिर्फ 4.5 आवर्स का लेक्चर्स है विद PPT एंड प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। 20 से ज़्यादा ROC फॉर्म्स हमने एक्सप्लेन किए हैं इसमें, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर प्रैक्टिसिंग CA, CS, CMA, जो कि कॉर्पोरेट फाइलिंग्स की फील्ड में मोर नॉलेज गेन करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं और क्लाइंट्स को कॉन्फिडेंटली हैंडल करना चाहते हैं। So I hope you will check this course out, and if you like it, do buy it, drop a review at Udemy. See you in the next presentation.